नोआखाली में ज़्यादा कत्लेआम किसका हुआ था? हिंदुओं का हुआ था। तो नोआखाली में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था और उस हिंदुओं के कत्लेआम में अगर हाईलाइट करेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ वो बात जाएगी, इस्लाम का कट्टरपंथीपन सामने आ जाएगा। इसको छिपाने के लिए इतिहासकारों ने नोआखाली के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि जो सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज या सेकुलरिज्म के नाम पर एक पंथ विशेष को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और सनातन को दूसरे पंथ के लोगों का किस तरह से उनको दबाया जाए, उनको कुचला जाए, इसी का अभी जीता जागता उदाहरण वेस्ट बंगाल के अंदर में बंगाल फाइल्स, जो विवेक अग्निहोत्री उसके प्रोड्यूसर वो जो फिल्म बना रहे हैं और वो फिल्म रिलीज होने की भी स्थिति में है, तो उसके ऊपर 18 से ज़्यादा FIR सिर्फ बंगाल सरकार के द्वारा करवाया गया है। श्री नरसिम्हा राव जी के द्वारा कहा गया ये वाक्य वाकई देशद्रोह के दायरे में आता है। तो उस वक्त आदरणीय वाजपेयी जी ने बिल्कुल रोकते हुए कहा कि वकील साहब, किसी भी राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री होगा वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकता है, कभी देश के खिलाफ कोई बात नहीं सोच सकता है। इसीलिए इस तरह का कड़वा शब्द किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए कहना उचित नहीं है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान उपस्थित हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं वरुण कुमार सिन्हा जी। वरुण कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आप बिहार से हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बड़े बड़े मुद्दों को डील करते रहते हैं और आपके सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से हम जानते रहते हैं आपके विचार और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीज़न है इसके बारे में। अभी आपने एक जो हम देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया के आधार पर कि आपने कहा कि बिहार की जनता जो है वो आक्रोशित है। क्या आक्रोश है बिहार की जनता? बिल्कुल, दरअसल मैंने एक पब्लिक 24/7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जो दरभंगा में बीते सप्ताह जो इंडी का जो एक बैठक था और उस मंच से भारत के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता जी के प्रति जो अपशब्द बल्कि गाली गलौज शब्द का प्रयोग किया गया, मैंने उस विषय में अपना मत रखा था। और उसके बाद उस घटना के बाद दूसरे दिन किस तरह से बिहार के विभिन्न भाग में ये जनता का आक्रोश देखने को मिला, जनता सड़क पर उतर आई और किस तरह से उसका विरोध किया गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिहार की जनता क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय संगत है, क्या न्याय संगत नहीं है, ये भली भांति जानती है। और इसीलिए राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में जो अपमानजनक शब्द का उनके कार्यकर्ताओं ने इस्तेमाल किया, उसका प्रतिकार बिहार की जनता ने किया। इसीलिए मैंने आक्रोशित शब्द का प्रयोग किया था। और आक्रोश ये था जनता में कि आज बिहार के भिन्न भिन्न भागों में लोग इकट्ठा होकर के सभा के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से इस कहे गए शब्दों का विरोध कर रहे हैं। और वाकई बिहार का जागृत समाज है, ये इस घटना का प्रतिकार के रूप में हम जो देख रहे हैं वो वाकई बिहार के जनता को जागरूक दर्शाती है। लेकिन इसके बाद हमने एक और पोस्ट देखा जिसके बाद कि जितने भी जो प्रो बीजेपी हैं या फिर जिनको मोदी जी के प्रति एक सहानुभूति है वो थोड़ा सा तो ठिठके, क्योंकि एक तरफ से जो भाजपा के तरफ से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ तो आपकी तरफ से पोस्ट आया कि विरोध प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन में फ़र्क है। क्या तो ये समझना चाहती है जनता कि क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि जो शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन को आप पॉजिटिव रूप में लें कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी व्यक्ति जब वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है तो उसके पीछे कितना जन समर्थन है, इस व्यवस्था को वो कायम करके वो प्रदर्शित करता है कि हमारे पास जो है इतनी ताकत है, इतनी संख्या है। लेकिन जो विरोध होता है वो विरोध किसी के व्यवहार से, किसी के विचार से जो हम उसके प्रतिकार करते हैं वो विरोध हुआ।
तो उदाहरण के तौर पर जो मधुबनी के मंच से, दरभंगा के मंच से जो शब्द कहे गए और उसकी जो प्रतिक्रिया हुई पूरे बिहार में, वो विरोध हुआ। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए कि किस तरह से विरोध होना चाहिए। जी, इसके बाद एक सवाल आता है कि राजनीति को दूषित नहीं करें, ये भी आपने एक पोस्ट लिखा और इसे राजनीति के काले अध्याय में गिना जाएगा। और फिर आपने एक संदर्भ में बातचीत के दौरान कहा था कि आज के लीडर ऑफ अपोजिशन में और वाजपेयी जिस वक्त में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। वो ज़मीन आसमान का फ़र्क क्या है? देखिए, मैं ऐसा है कि मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी थे। और उस वक्त की एक वाक़या बता दें कि हम बिल्कुल नए थे वकालत के पेशे में, और हम 3 दोस्त, एक हमारे मित्र हैं अतुल बंधु जो मथुरा जिला के रहने वाले हैं, एक हमारे मित्र थे मुनिंदर सिंह जो अब दिवंगत हो गए हैं, और हम तीनों प्रायः प्रति सप्ताह माननीय वाजपेयी जी के आवास पर जो रायसीना रोड पे हुआ करता था, वहाँ जाते थे और उनके साथ हम लोग घंटों बैठ कर के उनके सानिध्य में उनका मार्गदर्शन या उनका दिखाए मार्ग को हम लोग फॉलो करते थे। एक बार की वाक़या है कि देवबंद में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव का एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए जिसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुआ। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि उस स्टेटमेंट के बाद एक दिन हम लोग आदरणीय वाजपेयी जी के घर पर बैठे थे और बातचीत के दरमियान में मैंने ही कहा कि श्री नरसिम्हा राव जी के द्वारा कहा गया ये वाक्य वाकई देशद्रोह के दायरे में आता है। तो उस वक्त आदरणीय वाजपेयी जी ने बिल्कुल रोकते हुए कहा कि वकील साहब, किसी भी राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री होगा वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकता है, कभी देश के खिलाफ कोई बात नहीं सोच सकता है। इसीलिए इस तरह का कड़वा शब्द किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए कहना उचित नहीं है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कभी भी देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि उस वक्त नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को रोकते हुए कहा कि आप ऐसी कड़वा शब्द का, भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन आज ठीक उल्टा है। आज का जो लीडर ऑपोजिशन भारत के संसद में है वो प्रधानमंत्री के लिए कितना अपमानजनक शब्द का, यहाँ तो मैं यहाँ तक आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी हैं उनके लिए भी गाली गलौज का प्रयोग करता है और करवाता है। तो आप ऐसे लीडर ऑपोजिशन, तो मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि कितना बड़ा सी चेंज आया है कि जब भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑपोजिशन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में थी तो संसद की गरिमा क्या थी, संसदीय पद पर बैठे लोगों का क्या गरिमा हुआ करता था और वो किस तरह से उनका सम्मान करते थे। और आज भारत के संसदीय पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का किस तरह से अपमान किया जा रहा है, यह दिग्दर्शित है। ये तो बात हो गई लीडर ऑफ अपोजिशन की, लेकिन पूरा का पूरा एक जो विपक्ष है, अगर वो संसद हो या बाहर कहीं पे भी हो, वो एक इल्ज़ाम लगाते हमेशा दिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाधित किया जा रहा है, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं सिनेमा, चाहे वो उदयपुर फाइल हो या फिर अभी द बंगाल फाइल्स जो रिलीज़ होना अभी बाकी है, 5 सितंबर को रिलीज़ होना है उसको, तो वहाँ पर उसके ऊपर फिर इनका प्रोटेस्ट चलना शुरू हो जाता है। इस संबंध में क्या कहें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2014 यानी कि आप 2014 से थोड़ा पहले चले, जब भारतीय राजनीति के पटल पर श्री नरेंद्र मोदी जी का जब उदय होना शुरू हुआ, उस समय से आप देखें कि पूरा ऑपोजिशन श्री नरेंद्र मोदी जी के छवि को बदनाम करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया। उनको मौत के सौदागर से भी सुशोभित किया गया, उनको जितने जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके खिलाफ उनको बताने का काम किया गया, उनको कुछ जो औद्योगिक घराने हैं उनको मदद पहुंचाने का आरोप लगाया गया। तो आप देखेंगे कि तरह तरह का उनको गंवार बताने की कोशिश किया गया।
उनको चाय वाला, आप देखेंगे मणिशंकर अय्यर का बयान उठा करके देख लें तो मणिशंकर अय्यर ने किस तरह से उनको नीचा दिखाने का काम किया। जब उन्होंने कहा कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, तो उस शब्द का उन्होंने किस तरह से द्व्यर्थी शब्द बता करके और उनको नीचा दिखाने का काम किया। तो श्री नरेंद्र मोदी के उदय के साथ सारा विपक्ष वो इतनी नीचता की प्रकाष्ठा पर उतरता चला गया कि आज आप देखेंगे क्रमशः किस तरह से 2014 से लेकर के 2025 तक भारतीय राजनीति क्षितिज पर हल्कापन, फुहरापन और अशिष्टता का वातावरण बनाने की चेष्टा पूरा विपक्ष करते चला आ रहा है। आप देखेंगे कि साउथ के जो कुछ मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के लोगों के डीएनए में कमी बताते हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो बिहारियों के डीएनए में गड़बड़ी बताते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो कलंक हैं पूरे समाज पर बिहार के लोग। इस तरह से आप फिर देखेंगे कि राहुल गांधी ने भी कई बार कहा कि साहब बिहार के लोग निहायत गरीब हैं। और तो और अभी जो एसआईआर का मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें कांग्रेस के नेता जैसे कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, पूर्व नेता कपिल सिब्बल और भी जो कांग्रेस के जो नेता हैं योगेंद्र यादव वगैरह ने तो कोर्ट के अंदर कहा कि बिहार निहायत ही गरीब राज्य है और बिहार के लोगों के पास न तो जन्म प्रमाण पत्र की रखने की सुविधा है, न उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई व्यवस्था है, न वो जो 11 डॉक्यूमेंट जो फॉर्म 6 में इलेक्शन कमीशन दिया है उसके बारे में उन्हें जानकारी। यानी कि बिहार को बिल्कुल ऐसा गरीब और निरीह प्राणी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया कि तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, उसी बिहार ने सम्राट को जन्म दिया है, उसी बिहार से एक ब्यूरोक्रेट निकल करके आते हैं, उसी बिहार से एक पत्रकार निकल करके आते हैं। तो आप जिस तरह से पेंट करना चाहते हैं ऐसा बिहार है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष सारा मिल करके, जहाँ की बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, उसको पुअर लाइट में पेंट करने के लिए जितना फुहर शब्द, जितनी अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा सकता है वो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एक मान सम्मान और मर्यादित संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसको तार तार करके ये नरेंद्र मोदी की सरकार को और राज्य बिहार में जो एनडीए के जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है उसके छवि को खराब करने के लिए कोई ऐसा कोर कसर नहीं है कि वो छोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ना, बिहार पिछड़ा राज्य तो है। देखिए ऐसा है कि बिहार पिछड़ा राज्य है और बिहार गरीब राज्य है, दोनों में अंतर है। पिछड़ा मतलब कि महाराष्ट्र से तुलना करेंगे, गुजरात से तुलना करेंगे, पंजाब से तुलना करेंगे, उनके बनिस्पत ये जीडीपी में या कुल प्रति व्यक्ति आय में ये पिछड़ा है। लेकिन गरीब मतलब कि यहाँ का हर तबका गरीब है और वो गरीबी रेखा से नीचे है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। आप देखेंगे कि 2005 के बाद जो आमूल चूल परिवर्तन बिहार के हर क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। लेकिन यह भी बात नहीं भूलना चाहिए कि 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले राज्य में जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस लेवल की अभी नहीं है। तो जो सरकार है अपने सीमित साधनों से, बिहार का जब बंटवारा हो गया सन 2000 में, उसके बाद जो बिहार आज का है उसके पास न तो कोई खनिज संपदा है, उसके पास न तो कोई नैसर्गिक ऐसी संपदा है जैसे कि झारखंड के पास है। तो जब आप खनिज संपदा को खो चुके हैं, सिर्फ आपके पास जो ज़मीन है, भूभाग है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है या वाटर वो आप कह सकते हैं वेट लैंड है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एनडीए की सरकार 2005 से विकास का रूपरेखा और विकास करके दिया हर क्षेत्र में, वो वाकई काबिल तारीफ है। और जिस तरह से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर काम कर रहा है, अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से योजनाओं का बाहर बिहार के अंदर लाया गया है, आईआईटी, मेडिकल, आपका बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर का,
तो जो इंस्टीट्यूशंस किसी भी राज्य के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ है कि नहीं। आप जब महाराष्ट्र को देखेंगे, महाराष्ट्र विकसित क्यों हुआ, गुजरात विकसित क्यों हुआ, वो इसलिए विकसित हुआ कि उनके पास स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे। उसके माध्यम से दुनिया के लोग वहाँ आकृष्ट होकर के आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उस राज्य का विकास हुआ। तो जब बिहार के अंदर विभिन्न तरह के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं तो यहाँ भी अब इन्वेस्टमेंट के आसार बढ़ रहे हैं और आने वाले 10 वर्षों में हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री भी फले फूलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी फले फूलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर भी फले फूलेगा और ये बिजनेस का बहुत बड़ा हब होगा। ये बात तो हुई, लेकिन ये तो बिहार के पिछड़ेपन और इसके आने वाले समय में इसमें होने वाले बदलाव के बारे में। जो मैंने सिनेमा के बारे में पूछा था कि सिनेमा पे जब प्रतिबंध लगाते हैं लोग, और ख़ास करके जैसे अभी हम बंगाल में देख रहे हैं, द बंगाल फाइल्स को लेकर के या फिर उदयपुर फाइल्स को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि आज का जो ऑपोजिशन जो भारत के अंदर है या जिस किसी भी राज्य में एनडीए के विपरीत दल वाली सरकारें हैं, वो सेकुलरिज्म को मुखौटा बना करके और देश की सही संस्कृति का जब कोई उस पर फिल्म बनता है तो उसका विरोध कम्युनलिज्म का नारा दे करके ये जो सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज है वो शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कि उदयपुर फाइल्स एक फिल्म बनी थी। उदयपुर फाइल्स में जो इस्लाम का कट्टरपन है उसको दिखाया गया है, चूँकि एक दर्जी का दिन दहाड़े कत्ल किया गया और किस बेरहमी से कत्ल किया गया उस पर वो फिल्म बनाया गया है। तो उसमें इस्लाम का कट्टरपन जो दिखलाया गया है उसका विरोध जो अरशद मदनी है देवबंद के, उन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद जितने सेकुलर फोर्सेज है सबों ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ट्रू हिस्ट्री पे आधारित फिल्म है या जो ट्रू इंसिडेंट पे आधारित फिल्म है उसको आप अगर संविधान में आपको राइट ऑफ एक्सप्रेशन है तो फिल्म, स्टोरी, आर्टिकल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से फ्रीडम जो है पत्रकारों को भी है, लेखकों को भी है और फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने और फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने भी उदयपुर फाइल्स में कहा कि नहीं साहब, फ्रीडम अगर आपको है तो फंडामेंटल राइट प्रोड्यूसर का भी है, फिल्म रिलीज होगी। और अंतत्वगत्वा बहुत सारे हर्डल्स के बाद उस फिल्म को रिलीज किया गया 8 अगस्त को। अब वो फिल्म मार्केट में चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज है, सेकुलरिज्म के नाम पर एक पंथ विशेष को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और सनातन को दूसरे पंथ के लोगों का किस तरह से उनको दबाया जाए, उनको कुचला जाए, इसी का अभी जीता जागता उदाहरण वेस्ट बंगाल के अंदर में बंगाल फाइल्स, जो विवेक अग्निहोत्री उसके प्रोड्यूसर वो जो फिल्म बना रहे हैं और वो फिल्म रिलीज होने की भी स्थिति में है। तो उसके ऊपर 18 से ज़्यादा FIR सिर्फ बंगाल सरकार के द्वारा करवाया गया है ताकि बंगाल के अंदर जो कॉम्युनल अनरेस्ट है, वहाँ जो एक धार्मिक उन्माद किस तरह से पैदा करके वो सरकारें वहाँ चल रही हैं उसको दबाने के लिए उन पर FIR किया गया है और उनको कहा जा रहा है कि आप इस फिल्म को रिलीज ना करें, इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया जाए। तो अब हमें देखना होगा कि वो फिल्म कब तक रिलीज होती है और हमें उस फिल्म के रिलीज होने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है कि सेकुलर फोर्सेज इस देश की संस्कृति को, इस देश के धरोहर को किसी भी तरह से प्राइम लाइमलाइट में नहीं आने देना चाहते हैं, उसको दबे रखना चाहते हैं। एक कंक्लूडिंग सवाल मैं पूछूंगी इस सवाल के अंदर बहुत सारे जो मेरे सवाल हैं वो समावेशित रहेंगे, क्योंकि आप हिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा हमेशा जागरूक रहे हैं, चाहे वो बिहार का मामला हो या पूरे देश का मामला हो। बिहार के बारे में भी आप अक्सर कहते हैं कि बिहार के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी हिस्ट्री जो है वो अछूती रह गई है, और ये सारी फिल्में भी जो हैं वो हमारी हिस्ट्री को ही कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हैं। हिस्ट्री को जानना, कुछ लोग कहते हैं कि दुखद हिस्ट्री नहीं बताएं, लेकिन हिस्ट्री दुखद हो या उसमें अच्छी बात हो, वो जानना कितना ज़रूरी है, ये कहते हुए अपने बात को कंक्लूड। देखिए, ऐसा है कि आज हम जिस मुजफ्फरपुर की धरती पे बैठे हैं, ये धरती लिच्छवी गणराज्य की धरती है। लिच्छवी गणराज्य का जब इतिहास लिखा गया तो यहाँ के जो भारत के लेखक हैं उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि सम्राट अशोक का ननिहाल कोल्हुआ जो मुजफ्फरपुर ज़िले का भाग है वहाँ था।
इतिहासकारों ने यह नहीं बताया कि जब पहला अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आज पाकिस्तान में है, उसके बाद दूसरा अशोक स्तंभ कोल्हुआ में ही उन्होंने स्थापित किया था, और वो कोल्हुआ जो है लिच्छवी गणराज्य का पार्ट था। मुजफ्फरपुर जो जिला है आज उसका पार्ट है। तो इस तरह का जो हमारा इतिहास है, मैं दूसरी बात आपको बताऊं, इतिहास बहुत कम साइलेंट है कि महात्मा बुद्ध, बहुत ही साइलेंट है कि महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक आध्यात्मिक ज्ञान बोध गया नहीं बल्कि वैशाली में दिया गया था, और उनके 3 गुरु थे जो तीनों ही वैशाली से थे। पहले गुरु जो उनके थे वो आचार्य, मैं उनका भी नाम भूल रहा हूँ, एक थे अरला कलाम जो वैशाली के रहने वाले थे, और एक और उनके थे, तीनों ही वैशाली के रहने वाले थे, और तीनों ने ही भगवान बुद्ध को प्रारंभिक काल में जो आध्यात्मिक शिक्षा दी और उनको आध्यात्मिक शिक्षा देकर के आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनाया। उनका जो अंतिम आध्यात्मिक जो दीक्षा है वो बोध गया का है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बौद्धिक इतिहास है उसमें जापान को बिल्कुल अलग रखा गया है, चाइना को अलग रखा गया है, और टिबेटन यानी कि जो कम्युनिस्ट जो हिस्टोरियंस थे, उन हिस्टोरियंस ने जो लिखा है वैशाली के बारे में, और वैशाली को कम तवज्जो देते हुए उन्होंने बोध गया को ज़्यादा तवज्जो दिया। नतीजा क्या है कि आज वैशाली में जो विकास बोध गया का है वो वैशाली का नहीं है। तो इस तरह से जो सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ, जिसका खामियाजा बिहार भुगत रहा है, उसी तरह से बिहार के अंदर बहुत सारे, और बिहार का जो विश्व प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था नालंदा, तक्षशिला की चर्चा पूरे दुनिया में है, लेकिन नालंदा को जितना हाईलाइट तक्षशिला की तरह होना चाहिए था उसको नहीं किया गया। आज जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्र सरकार और एनडीए की राज्य सरकार ने मिलकर के किया है, उसको भी जितना हाईलाइट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, और उसी का परिणाम है कि आज हमको पिछड़ा राज्य कहा जाता है या हमको अंडर डेवलप्ड स्टेट कहा जाता है। और इसी में जब बात आती है दुखद हिस्ट्री, जैसे नोआखली मैसेकर की बात हो या फिर बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में हुआ था, लोग कहते हैं कि क्यों याद करना, जब इतने सारे लोगों का नरसंहार हुआ था, क्यों हमें याद करना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, इतने जो नरसंहार की जो घटनाएं हैं वो इतिहास क्यों जानना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि मैं इसीलिए मैंने कहा कि इतिहासकारों ने अपनी दोहरा चरित्र का उपयोग करते हुए, जब आप किसी हिंदू बहुल, मैं आपको बताऊं, जब कश्मीर में मैं हिंदुओं का, माने पंडितों का मैसेकर हुआ, तो उसको किसी इतिहासकार ने, किसी लेखक ने, किसी विद्वान ने हाईलाइट नहीं किया। लेकिन जब अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समाज का एक बच्चे का भी कहीं हत्या हो जाए, उसके लिए पूरे देश में हो हल्ला मच जाता है। नोआखाली में ज़्यादा कत्लेआम किसका हुआ था? हिंदुओं का हुआ था। तो नोआखाली में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, और उस हिंदुओं के कत्लेआम में अगर हाईलाइट करेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ वो बात जाएगी, इस्लाम का कट्टरपंथीपन सामने आ जाएगा। इसको छिपाने के लिए इतिहासकारों ने नोआखाली के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं की। इतिहासकारों ने उन तमाम जगहों के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं की जहां हिंदुओं का कत्लेआम लार्ज स्केल पे हुआ था। तो ये बातें कहते हैं कि जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगी, और इसी वजह से इतिहास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के आप देख रहे थे हमारे साथ ये चर्चा, और इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। बने रहिए हमारे साथ फर्स्ट लुक बिहार पर। नमस्कार।